हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक वास्तुशास्त्र से है। इसमें हम वास्तुशास्त्र का परिचय तथा वास्तु पुरुष का भी परिचय बताएंगे। सबसे पहले वास्तुशास्त्र का परिचय। संस्कृत शब्दकोश में वास्तु का अर्थ आवास या भवन है। यह वाचु धातु से निकला शब्द है, जिसको रहने और अन्य उपयोगों में लाए जाने वाले भवनों से ही है, तथा गृह तथा अन्य भवनों के निर्माण व आंतरिक व्यवस्था को ही वास्तु विज्ञान कहा गया है। आधुनिक काल में इसे ही शिल्प विज्ञान या आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। इस जगत में निर्माण के 5 मूलभूत तत्व, पृथ्वी जिसे हम मिट्टी कह सकते हैं, जल, अग्नि, वायु और प्रकाश का ही मूल योगदान रहा है। इन्हीं 5 तत्वों पर प्रकृति और जीव दोनों का अवलंबन है। वेदों, पुराणों एवं अन्य सभी ग्रंथों के रचयिता हमारे महान पूर्वजों ने पंच महाभूतों के नियम और संतुलन के द्वारा जीव और प्रकृति में तारतम्य की स्थापना का जो सुंदर तरीका खोज निकाला था, उसे ही आज वास्तु विज्ञान कहा जाता है। तो इस परिचय में, वास्तुशास्त्र के परिचय में बताया गया कि जो हमारे पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं आकाश, वायु, मिट्टी, पानी और आग, इनके मिलने से ही 3 वात, पित्त और कफ बनते हैं और इसी से पूरी बॉडी का डिफाइन होता है। अब इन्हीं पंच तत्वों से जब बॉडी डिफाइन होती है, तो उसके सुखी रहने के लिए भी इन्हीं तत्वों का, इन दिशाओं का हम ज्ञान रखते हुए जब किसी भवन का निर्माण करते हैं, तो उससे शांति मिलती है, सुख मिलता है, अन्यथा तकलीफ बन जाती है। अब हम देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से है, ये वास्तुशास्त्र कहाँ से आया है। तो ज्योतिष विज्ञान का ही एक अंग वास्तु को माना गया है। ज्योतिष के 3 प्रमुख अंग गणित, फलित और संहिता माने जाते हैं, कहे जाते हैं। संहिता ही वह शाखा है जिसके अंतर्गत वास्तु विज्ञान आता है। प्रकृति के बदलते मौसमों के प्रतिकूल प्रभावों तथा अन्य प्राणियों से अपनी सुरक्षा करते हुए अपना पारिवारिक जीवन बिताने और अपनी भावी पीढ़ियों को जन्म देने तथा विकास करने की प्रवृत्ति सभी जीवों में पाई गई। अतः घर सभी की मूलभूत आवश्यकता है। कालांतर में विकसित होते होते यही वास्तुशास्त्र के रूप में सामने आया। अर्थात इसका जो वास्तु का उद्गम का कारण बताया गया है, वो हमारी जरूरतें हैं। अपनी सुरक्षा, अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए हमने घर बनाना शुरू किया। एक सुखी घर के लिए उसकी दिशा निर्धारित करना शुरू किया और इस तरह से वास्तु का उद्गम हुआ। ज्योतिष से इसका यही संबंध है कि ज्योतिष की 3 शाखाओं में जो संहिता है, उस संहिता में हम इन दिशाओं का अध्ययन करते हैं, इन पंच तत्वों का अध्ययन करके वास्तु का निर्धारण करते हैं। अब जब वास्तु के बारे में पता चल गया है, तो पहला वास्तु विज्ञानी का था जिसने कि इन इस टॉपिक पे बात की, इस पे कुछ मूलभूत सिद्धांत बनाए। तो देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी को इसका श्रेय दिया जाता है कि वास्तु विज्ञानी वही थे, वही पहले वास्तु विज्ञानी थे। पर कुछ बुक में, जैसे कि मत्स्य पुराण में, वास्तु विज्ञान के प्रतिपादक असुर शिल्पी मय को माना गया है। वास्तु विद्या विज्ञान की कसौटी पे कैसे खरी उतरती है, अब हम इसको देखें। जैसे आरोग्य शास्त्र के नियमों का विद्युत पालन करके मनुष्य सदैव स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार भवन निर्माण करके प्रत्येक वस्तु अपने जीवन को सुखी बना सकता है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे हमें रोग होते हैं, तो हम डॉक्टरों की दवाओं का सही से उपयोग करके अपने को निरोग बनाते हैं। उसी तरह से भवन होता है। तो भवन को अगर हम निरोग बनाएं या उचित दिशा दे के बनाएं, उचित समय उचित काल में बनाएं, तो उससे हमें सुख की प्राप्ति। चिकित्सा शास्त्र में जैसे डॉक्टर असाध्य रोगों से पीड़ित रोगी को उचित औषधि एवं ऑपरेशन के द्वारा मरने से बचा लेता है, इसी प्रकार रोग, तनाव और अशांति देने वाले भवनों या मकानों को वास्तुशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ठीक करवा लेने पर मनुष्य जीवन में पुनः आरोग्य, शांति और संपन्नता प्राप्त कर सकता है। वास्तु के अनुसार निर्मित भवन सुख, शांति, आरोग्य प्रदान करेगा ही, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है।
तर्क संगत। हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वास्तु एक साइंस है और इसमें दिशा का महत्व है? तो चलिए देखते हैं। वास्तु विज्ञान में भवन पर सूर्य किरणों का वही प्रभाव डालने का प्रयास है जो सूर्य किरणों का इस पृथ्वी पर है, क्योंकि सूर्य अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सूर्य की रोशनी से ही वनस्पति बनी है और वनस्पतियों के खा के जीव बने हैं। तो सूर्य का प्रभाव है। अब वास्तु विज्ञान में यदि भवन पर सूर्य किरणों का वही प्रभाव है जो सूर्य किरणों का इस पृथ्वी पर है, और पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा पर उत्तर की ओर 23.44 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण उसका उत्तरी भाग ईशान कोण तथा पूर्वी भाग पूर्व की ओर झुक गए हैं, नीचे की तरफ हो गए हैं, तथा दक्षिणी भाग नैऋत्य कोण तथा पश्चिमी भाग थोड़ा ऊंचा या ऊपर की ओर उठ गए हैं। भवन निर्माण में इसी नियमानुसार भूखंड का ढलान पूर्व, उत्तर एवं ईशान कोण की ओर होना चाहिए तथा भूखंड का दक्षिणी भाग नैऋत्य कोण तथा पश्चिम भाग सदैव ऊंचा होना। और यह बात अनुभव से भी सिद्ध होती है कि जिन भवनों के भूखंड इस प्रकार नीचे और ऊंचे हैं, अर्थात वर्षा का पानी ईशान कोण से या उसके पूर्व या उत्तर की ओर से बाहर बहता हो, वहां के निवासी सुख समृद्ध पारिवारिक शांति का अनुभव करते हैं तथा विपरीत दिशा वाले संकट का सामना करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये ईशान कोण की ओर ये काल पुरुष, ये वास्तु पुरुष का डायग्राम है। ईशान की तरफ उसका मुख है। और हमने अभी जैसा कि बताया कि जिस तरह से कि पृथ्वी झुकी हुई है ईशान कोण की ओर 23.44 डिग्री, उसी तरह से उत्तर, ईशान और पूर्व भी झुके हुए हैं। तो ये वाले ये तीन सर की तरफ का एरिया भवन निर्माण में ध्यान रखें नीचे की तरफ हो, और पैर की तरफ का एरिया अर्थात दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम थोड़ा ऊपर हो, तो पानी का निकास उत्तर, ईशान और पूर्व की तरफ हो तो अच्छा होता है। अब हम कैसे निर्धारित करें भवन निर्माण के समय कि कौन सी दिशा पूर्व है, कौन सी उत्तर है? तो उसके लिए मैग्नेटिक कंपास का उपयोग किया जाता है। वैसे तो सूर्य को देख के भी कर सकते हैं, पर सूर्य क्योंकि जब उत्तरायण और दक्षिणायन चलता है तो वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही पूरी तरह से उत्तर और दक्षिण के को डिफाइन करता है। वो संपात बिंदु का समय होता है। अन्यथा जब वो संपात बिंदु से सबसे ज्यादा दूरस्थ होता है 24 डिग्री के आसपास, तो वो पूर्व दिशा से हट जाता है, या आप कह सकते हैं पश्चिम दिशा से दूर चला जाता है। तो इसलिए सूर्य को देख के एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना मुश्किल काम है। इसके लिए ये पता होना चाहिए कि इस समय सूर्य की स्थिति क्या है। पर मैग्नेटिक कंपास हमेशा आपको सही आंसर देगा। तो चलिए, मैग्नेटिक कंपास क्या है? प्रायः लोग प्रातः काल के उदय होते सूर्य को देखकर उसे पूर्व दिशा मानकर उसके अनुसार अन्य दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं, जबकि सूर्योदय का स्थान और समय उसके उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण कुछ परिवर्तित होता रहता है। इस कारण इस प्रकार दिशाओं का निर्धारण सही नहीं हो पाता। सही दिशा निर्धारण के लिए मैग्नेटिक कंपास प्रयोग में लाया जाता है। इसे हिंदी में कुतुबनुमा या मैरिनर कंपास भी कहते हैं। इस गोल डिबिया में एक कागज पर चारों दिशाएं लिखी होती हैं तथा केंद्र में दोनों ओर बराबर बढ़ी हुई एक लोहे की सुई, इसके एक सिरे पर लाल रंग लगा होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली चुंबकीय किरणों द्वारा अपनी ओर खींची जाती है। इस प्रकार कंपास की लाल सुई सदैव उत्तर दिशा का बोध कराती है। इसके साथ ही कागज पर छपी उत्तर दिशा को इसके साथ मिलान पर इससे अन्य सातों दिशाओं की सही जानकारी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, इसमें जो लाल रंग है यह सदैव उत्तर दिशा को डिफाइन करता है। तो अगर ये लाल रंग 340 पे है तो इसका मतलब है कंपास को हाथ से थोड़ा सा और घुमाएं, और ये नॉर्थ जो 0 डिग्री लिखा है वो एग्जैक्टली निकल के नीचे आ जाए, तो वो दिशा नॉर्थ है। उसके अपोजिट आपका साउथ हो जाएगा, फिर ईस्ट, वेस्ट, और उनके बीच में 45 डिग्री पे आप उनके मध्य की दिशाएं निर्धारित कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तु और ज्योतिष के बीच में क्या संबंध है, क्योंकि ये ज्योतिष की ही एक शाखा है, इसलिए जरूर इसका संबंध। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि का चयन करने से पूर्व ज्योतिष विज्ञान का ध्यान रखना अति आवश्यक है। यह भी कहा जा सकता है कि ज्योतिष का ज्ञान वास्तुशास्त्र के लिए प्रथम सीढ़ी है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूमि स्वामी के जन्म के समय एवं जन्म स्थान के अनुसार उस समय के ग्रहों की स्थिति की जानकारी की जाती है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि एक ही पिता के दो बेटों, एक अपना मकान जल्दी ही बना लेता है और उसमें निवास करने लगता है, और दूसरा काफी कोशिशों के बावजूद भी मकान नहीं बना पाता और मकान बनाने की सोच में वह जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है, फिर भी मकान नहीं बना पाता है। तो दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पुश्तैनी जायदाद के रूप में जमीन, घर व धन सब कुछ मिलता है और वे उसे भी बेचकर खा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका सही उत्तर ज्योतिष के ग्रह निर्माण, भू संपदा, स्वामित्व और ग्रह विनाश संबंधी योग अथवा कुयोगों के रूप में कुंडली में देखने में मिलता है। इस वास्तु विज्ञान का उद्देश्य भी वास्तु का ज्योतिष से संबंध दिखाना मात्र ही नहीं है, वरन यह भी है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में ग्रह स्वामित्व सुख, भू संपदा सुख है, वह यदि प्रयास करें तो बहुत जल्दी ही इसका सुख प्राप्त किया जा सकता है। और जिनकी कुंडलियों में यह सुख नहीं लिखा है, वे भी प्रयास करने पर कठिनाई से ही सही अपना मकान बना सकते हैं। अर्थात उपचार भी बताया जाता है, इसलिए वास्तुशास्त्र का बहुत ही ज्यादा महत्व है। कुंडली का चौथा भाव भूमि तथा वाहन संपदा का भी प्रतिनिधित्व करता है। धन भाव अर्थात दूसरा भाव, 10वां भाव रोजगार का, और भाग्य भाव 9वां भाव भी इस विषय में संकेत देते हैं। चौथा भाव उसके स्वामी ग्रह, लग्न भाव और उसके स्वामी ग्रह की कुंडली में स्थिति और अन्य ग्रहों, राशियों आदि के साथ उनके संबंधों के अध्ययन से इस बात का पता आसानी से लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति का मकान उनकी कमाई में आसानी से बन जाएगा, किस व्यक्ति का मकान देर में बनेगा, किसे पुश्तैनी जायदाद मिलेगी, कौन आवंटित घर में रहेगा और किस व्यक्ति को आजीवन ग्रह स्वामित्व सुख से वंचित रहना पड़ेगा। तो कुल मिला के इसमें यह बताया गया है, कुंडली का चौथा भाव, दूसरा भाव, 9वां भाव और 10वां भाव ये डिफाइन करते हैं कि व्यक्ति का अपना घर होगा या नहीं होगा। ये कुंडली बनी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये चौथा भाव है, चौथे भाव में ये सुख का भाव है, और यहाँ पे भवन लिखा है। भवन और भूमि अचल संपत्ति का मालिक है। तो चतुर्थ भाव में जो राशि लगी है और उसका जो स्वामी है, अगर वो मजबूत है तो आपका भवन होगा। दूसरा हम देखते हैं द्वितीय भाव, जो कि धन धान्य संपत्ति, संपत्ति का इंगित करता है। इसलिए अगर इसका भी जो राशि लगी है उसका स्वामी अगर अच्छा है, मतलब अपनी स्वराशि में है या अपनी मित्र राशि में या उच्च होके बैठा है, तो ग्रह की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। और दसम भाव, दसम भाव क्या है? आपका कर्म बताता है, आपका कारोबार, आप क्या करेंगे। अगर वो अच्छा है तो आपकी धनार्जन की शक्ति अच्छी है और धन आएगा तभी तो घर बनेगा। नवम भाव क्या है? आपका भाग्य बताता है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो जरूर आपका घर बनेगा। तो आप ध्यान रखें, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, 10वां और 9वां भाव का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें चतुर्थ भाव तो 100% आपके भवन निर्माण के लिए ही होता है, भवन भूमि के लिए होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ग्रह सुख योग कैसे किन कुंडलियों में बनता है। जिन लोगों की कुंडली में यह ग्रह सुख योग बनता है तो उनको जल्दी ही ग्रह सुख प्राप्त होता है। तो भूमि का कारक मंगल है, धन का कारक चंद्रमा है और संपदा का कारक शुक्र को माना जाता है। कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति यदि मजबूत हो, ये मार्गी हो अथवा उच्च की राशि में स्वराशि, मूल त्रिकोण आदि में बैठे हो और अशुभ ग्रहों का इन पर दुष्प्रभाव न पड़ रहा हो तथा साथ ही अशुभ भावों 6, 8, 12 में इनकी स्थिति ना हो, तो जातक को भूमि व भवन संपदा के स्वामित्व का सुख अवश्य ही मिलता है। इसके विपरीत यदि उक्त ग्रह वक्री, कमजोर, नीच राशि के अथवा दुष्प्रभावित होकर कुंडली में बैठे हों तो जातक को भू भवन संपदा प्राप्ति में अड़चने आती हैं और अधिक दुष्प्रभाव हो तो वह इनसे वंचित भी रह सकता है। निम्न नीचे दिए गए ग्रह सुख, नीचे दिए हुए योग ग्रह सुख में कारगर पाए गए हैं। चलिए अब इनको देखते हैं। एक अच्छे घर के लिए क्या क्या योग है। नंबर वन, चौथा भाव उसका स्वामी, लग्न व लग्नेश
मंगल और शुक्र कुंडली में मजबूत होकर बैठे हों अथवा इनमें से दो भी मजबूत हों तो व्यक्ति को अच्छे घर में रहने का सुख मिलता है, क्योंकि मंगल जमीन का कारक है, घर का कारक है, भवन का निर्माण करता है। इसलिए मंगल की अच्छी स्थिति क्या हो सकती है? स्वराशि हो सकता है, मित्र राशि में हो सकता है और उच्च का हो सकता है। और मंगल पे कोई और क्रूर ग्रह, पाप ग्रह का अगर दृष्टि ना पड़ रही हो तो आपको घर का सुख बहुत ही जल्दी मिलेगा। दूसरा पॉइंट, चौथे भाव का स्वामी ग्रह कुंडली में यदि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, इसके साथ ही चौथे भाव के स्वामी को स्थान बल, दिग्बल भी प्राप्त हो तो भवन सुख जल्दी ही मिल जाता है। तो चौथे में जो भी राशि लगी है आपकी, उस राशि का स्वामी देखिए, क्या वो केंद्र में है, क्या वो मूल त्रिकोण में है? यदि है तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा संकेत है भवन निर्माण के लिए, आपका अपना भवन होगा, आप गृह स्वामी होंगे। तीसरा पॉइंट, चौथे भाव में चंद्र शुक्र योग हो, दोनों चंद्र शुक्र वहां पे हों, अथवा कोई ग्रह इस भाव में अपनी उच्च राशि का होकर बैठा हो तथा साथ ही चौथे भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में दुष्प्रभावों से मुक्त होकर बैठा हो। तो ध्यान रखें, चौथे भाव में जो राशि है उसका स्वामी उच्च हो, स्वराशिस्थ हो या मित्र राशि में हो, और उस चौथे भाव में अगर चंद्र शुक्र हो तो आपका अपना घर होगा, जल्दी ही बनेगा और आपको गृह सुख मिलेगा। चौथे भाव में शुभ ग्रह हो, चौथे भाव का स्वामी किसी शुभ ग्रह के भाव में मजबूत होकर बैठा हो तथा कुंडली में शुक्र व मंगल भी मजबूत हो तो संबंध जातक को भूमि भवन के साथ साथ वाहन आदि का भी सुख मिलता है। यदि भाग्य से दूसरे भाव के स्वामी के साथ स्वराशि में हो अथवा दोनों परस्पर घर बदल कर बैठे हो तो जातक को भूमि भवन और संपदा सुख मिलता है। भाग्य अर्थात नौवें भाव में जो राशि है उसका स्वामी दूसरे भाव के स्वामी के साथ आपस में बदल, एक्सचेंज करे या दोनों अपनी ही राशियों में हो तो आप समझ लें कि आपको भवन का सुख मिलेगा। लग्नेश व चतुर्थेश दोनों परस्पर घर बदल कर बैठे हों तो जातक अपनी कमाई से घर बनाता है। दोनों एक ही भाव में इकट्ठे हों तो ग्रह सुख मिलता है। लग्न अर्थात प्रथम भाव का स्वामी और चतुर्थेश अर्थात चतुर्थ में जो राशि लगा उसका स्वामी दोनों परस्पर घर बैठे, मतलब लग्नेश चतुर्थ भाव में और चतुर्थेश प्रथम भाव में बैठे हों तो आपको घर सुख बहुत जल्दी मिलता है। यदि लग्नेश और सप्तमेश लग्न या चौथे भाव में इकट्ठे हों अथवा शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि हो तो जातक को बिना प्रयास विरासत के रूप में या बिना मांगे दहेज के रूप में घर का मालिक बना देता है। देखिए, लग्नेश और सप्तमेश ये लग्न है और ये सप्तम है। अब लग्नेश सप्तमेश दोनों आके चौथे भाव में बैठ जाएं तो इससे क्या पता चलता है कि आपको भवन सुख मिलेगा, गृह सुख मिलेगा, शादी में मिले भवन पे, आपको दहेज में घर मिल जाएगा। यदि चौथे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी केंद्र अर्थात 1 4 7 10 में हो या त्रिकोण में हो, 5 9 में हो या तीसरे या 11वें भाव में शनि और मंगल के साथ मिलकर बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति कई भवनों, व्यवसायिक परिसरों का मालिक बनता है। अब इसके लिए क्योंकि कई कंडीशन बताई गई हैं तो एक कुंडली की एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। इसमें बोला है कि चौथे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, तो चौथा भाव और 10वां भाव में यहाँ पे नवीं राशि लगी है, धनु का स्वामी गुरु हुआ, और 10वें भाव में तीसरी राशि मिथुन का स्वामी बुध वहीं पे है, स्वराशिस्थ है, तो दोनों ही मजबूत हो गए। कैसे मजबूत हो गए? क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि यदि चौथे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या तीसरे 11वें में हो, तो यहाँ पे देखिए 10वें भाव का स्वामी केंद्र में है, चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे में है क्योंकि यहाँ बताया गया तीसरे व 11वें में या 5वें 9वें में। ऐसी स्थिति में साथ साथ शनि और मंगल के साथ बैठा हो तो देखिए गुरु पे शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और गुरु स्वयं मंगल की राशि में बैठा है जबकि मंगल उच्च का है।
मंगल यहाँ उच्च का है। तो ध्यान दीजिए, जिसका मंगल उच्च का होता है उसको ग्रह सुख जरूर मिलता है, भले ही देर से मिले, भले ही कठिनाइयों से मिले, क्योंकि मंगल की दोनों राशियां यहाँ, उसका स्वामी उच्च होके बैठा है। पर उसमें से एक राशि मंगल की 8वें में आ रही है। इस कारण से डिले हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये कुंडली बताना इसलिए जरूरी था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजयोग बना रहा है। यदि लग्न और चौथे भाव के स्वामी ग्रह एक साथ चौथे भाव में बैठे हो तो जातक को अचानक ही घर का मालिक बना दें। तो ये लग्नेश है, ये चतुर्थेश है, दोनों एक साथ चतुर्थ में बैठे हों या लग्न में बैठे हों तो अचानक आपको घर का मालिक बना देते हैं। यदि दूसरे भाव और उसके स्वामी ग्रह, छठवें भाव और उसके स्वामी ग्रह, इनका चौथे भाव या उसके स्वामी ग्रह या दोनों से किसी प्रकार का संबंध हो तो जातक कर्ज लेकर खाता। ग्रह वंचना योग, ऐसा योग जो कभी घर मिले ही ना। यदि कुंडली में चौथे भाव, उसका स्वामी और संपदा कारक ग्रह शुक्र कमजोर हो, दग्ध या दुष्प्रभावित हो, अथवा दो स्थानों 6, 8, 12 में बैठे हों तो जातक के ग्रह निर्माण संबंधी प्रयास कभी सफल नहीं होते हैं और वह हमेशा ग्रह निर्माण में असफल रहता है। तो देखिए, यहाँ पे ये बताया गया कि कुंडली में चौथा भाव, उसका स्वामी और संपदा कारक शुक्र दुस दुह स्थान 6, 8, 12 में बैठे हों। जैसे यहाँ पे ये बृहस्पति की राशि लगी है चतुर्थ भाव में, और बृहस्पति 6, 8 या 12 में होता, तथा शुक्र भी 6, 8, 12 में कहीं पे होता, तो फिर ग्रह वंचना योग है। ग्रह वंचना योग में फिर आपको घर कभी नहीं। इस कुंडली में ऐसा नहीं है। चौथे भाव का स्वामी गुरु तीसरे में बैठा है और शुक्र स्वयं नवे भाव त्रिकोण, मूल त्रिकोण में अपनी ही राशि में बैठा है, इसलिए इस कुंडली में सबसे ज्यादा मजबूत शुक्र है। और जिसके पास शुक्र मजबूत होता है वो धन संपदा में अति उत्तम होता है। तो संपदा का मतलब घर, घर संपदा में ही आता है। इसलिए इस केस में शुक्र के कारण घर मिलेगा। अब वास्तु शास्त्र का परिचय देने के बाद अब वास्तु पुरुष क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले वास्तु पुरुष का स्वरूप क्या है, इसके लिए जो श्लोक है, पुराकृति योगे हासीन मद्भूतम समुत्थितम व्याप्यमानम शरीरेण सकलम भुवनम ततः तद्दृष्ट्वा विस्मया देवा गता शेन्द्र भयावृता ततस्ततः क्रोध संतप्तः गृहीत्वा तमथासुरम विनिचित मधो वक्त्रम सितास्त्रदेव ते शुरा तमेव वास्तुपुरुषम ब्रह्मा कल्पितवान् स्वयं। पूरा मतलब आरंभ, कब? कृत अर्थात सतयुग के आरंभ में, हासीन मद्भूतम, ये एक राक्षस के लिए मद मतलब शिशुरा कहते हैं, भूतम ये शब्द जब यूज हो तो आप समझ लें कि किसी बहुत ही बड़े दैत्य की बात कर रहे हैं। समुत्थितम उत्पन्न हुआ, व्याप्यमानम शरीरेण सकलम भुवनम, भुवन वो पूरे भुवन, सकलम मतलब पूर्ण संपूर्ण भुवन, मतलब हमारे तीनों लोक में व्याप्त हो गया। शरीर इतना बड़ा शरीर का था। तद दृष्टवा विस्मया, उसको देखकर विस्मय आश्चर्यचकित हो गए। कौन? देवता, सेंद्रा इंद्र भी, और उनको भयावरता अर्थात डर लगने लगा। ततस्ततः यह देखकर वह क्रोधित हो गए। क्रोध संतप्तः गृहीत्वा तमथासुरम, तमथा मतलब उसको, उस असुर को पकड़ लिया, विनिक्षिप्त, और उसको उल्टा करके मधुवक्त्रम, मधुवक्त्रम उसका सर नीचे करके स्थिताश्रयतेसुरा, और उसको जमीन में गाड़ दिया। तमेव वास्तु पुरुषम, उसी को हम वास्तु पुरुष कहते हैं, क्योंकि ये नाम ब्रह्मा ने दिया। कल्पितवान स्वयं, उन्होंने खुद से, ब्रह्मा ने खुद से उसको एक कल्पित नाम दिया, वास्तु पुरुष कहा, क्योंकि उसको जमीन में गाड़ दिया गया था। तो वह वास्तु पुरुष हो गया, क्योंकि जमीन का मालिक हो गया। इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो, सतयुग में एक विशाल गाय प्राणी ने जन्म लिया जिसका आकार बढ़ता जा रहा था, जिससे देवलोक के देवता लोग चिंतित हो गए और उन्होंने इस प्राणी को पकड़कर उसको धरती पर औंधे मुंह फेंक दिया। जब वह विशाल काय प्राणी धरती पर गिरा तो उसका सर
उत्तर पूर्व दिशा के मध्य अर्थात ईशान कोण में था और पैर दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में। ब्रह्मा जी ने इसी प्राणी का नाम वास्तु पुरुष रखा। इसी कारण ईशान कोण में ईश का वास बताया जाता है और सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि ईशान में वास्तु पुरुष का मुख होता है। तो मित्रों, आज के इस टॉपिक में हमने वास्तु शास्त्र का और वास्तु पुरुष का परिचय दिया और किन कुंडलियों में वास्तु अर्थात घर के सुख हैं और किन में नहीं है, इसका मैंने संपूर्ण परिचय दिया। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।